हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग इतिहास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को और उसमें सेलेक्टेड सभी क्वेश्चंस को करेंगे। तो रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जो 15 दिसंबर 2020 से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है उसकी तैयारी हम यहाँ पे कर रहे हैं। 10,000 प्रश्नों को कर रहे हैं, हम वैसे प्रश्नों को कर रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट हैं। और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ये 10,000 प्रश्नों में सुबह हम 9 से 10 बजे के बीच में इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, शाम के 5 बजे हिस्ट्री कर रहे हैं और दोपहर डेली 2 बजे हम जो है प्रीवियस ईयर रेलवे के द्वारा जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं उन सभी को दोपहर 2 बजे कर रहे हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एक एक प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो आपको एग्जामिनेशन में 100% देखने को मिलेंगे। सो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहला प्रश्न जो है हमारा कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। ये प्रश्न आपको इजी लिखेंगे लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं कि आप देखिएगा हमेशा रिपीट होने वाले ये सब प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। देखिए निकोलो मैकियावेली जो थे वो इटली के थे और इन्होंने जो है बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंस। क्या नाम था? प्रिंस नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी थी मैकियावेली ने। तो इन्हीं को जो है मैकियावेली, निकोलो मैकियावेली को ही पिता कहा जाता है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस का। तो भारत के कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र किताब लिखा गया था, अर्थशास्त्र किताब, उसको जो है तुलना किया जाता है प्रिंस से। प्रिंस ये किताब का नाम है और ये बहुत ही प्रसिद्ध किताब है। किसके द्वारा लिखा गया था? निकोलो मैकियावेली के द्वारा। ये इटली के थे। तो ऑप्शन बी क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस विदेशी यात्री ने शिव को डायनोसिस कहा था। तो शिव को डायनोसिस किसने कहा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने शिव को डायनोसिस नाम से भी संबोधित किया था। मेगास्थनीज के बारे में आप जानते हैं, ये एक जो है ग्रीक के इतिहासकार थे, राजदूत थे और इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब लिखी थी इंडिका। कौन सा किताब? INDICA भी होता है, KA भी होता है। तो इंडिका नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था और इसमें इन्होंने भारत के बहुत सारे चीज़ों के बारे में इन्होंने वर्णन किया था। ये कहाँ के थे? ये मेगास्थनीज कहाँ के थे? तो मेगास्थनीज जो थे वो यूनान के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। तो जरूर याद रखिएगा कि डायनोसिस के नाम से भगवान शिव को संबोधित किया गया था। किनके द्वारा? मेगास्थनीज के द्वारा। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक करें ताकि हम समझ सकें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया गया था। देखिए सम्राट अशोक की बहुत सी पत्नियां थी। उनकी जो सेकेंड वाइफ उनका क्या नाम था? उनका नाम था कारुआकी। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट होगा। कारुआकी ये सम्राट अशोक की दूसरी पत्नी थी और इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे सम्राट अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ऑप्शन डी क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। सुसीम जो थे वो किनके बेटे थे? याद रखिएगा, सुसीम जो थे वो बेटे थे बिंदुसार के। किसके? बिंदुसार के बेटे थे सुसीम। और अशोक के बड़े भाई थे सुसीम। किसके बड़े भाई थे? अशोक के बड़े भाई थे। और अशोक के द्वारा जो है सुसीम की हत्या कर दी थी राज सिंहासन पाने के लिए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अशोक के द्वारा जो है वो सुसीम की हत्या की गई थी। अच्छा, अशोक किसके पुत्र थे? अशोक, मैंने जैसे अभी बताया कि ये बिंदुसार के पुत्र थे और बिंदुसार किसके पुत्र थे? तो वो चंद्रगुप्त के पुत्र थे। तो ये ऑप्शन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। देखिए बिंदुसार के समय जो है तक्षशिला में जो है बहुत तेजी से विद्रोह फैल रहा था। किसके खिलाफ? बिंदुसार के खिलाफ। तो उस समय अशोक को भेजा गया था इस जो है विद्रोह को कुचलने के लिए तक्षशिला। तो ऑप्शन बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान पियादसी भी था। तो देवान पियादसी मतलब भगवान के प्रिय के नाम से कौन जो है जाने जाते थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अशोक। अशोक खुद को देवान पियादसी भी बुलाया करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है। तो सबसे प्राचीनतम राजवंश इन सब में कौन है? तो ये क्रोनोलॉजी आपको कभी भी पूछ सकता है, जरूर आपको याद होना चाहिए। आप जैसा कि जानते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने 322 ईसा पूर्व में जो है इसकी स्थापना रखी थी। और गुप्त वंश के बारे में भी आप जानते हैं कि कब था इनका जो है 3री सेंचुरी CE, है ना,
3rd सेंचुरी सीई जो है इनका जो है स्थापना इनका हुआ था गुप्त वंश का। वहीं कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश जो है 1st सेंचुरी में इनकी स्थापना हुई थी कुषाण वंश की। और कांव वंश की बात करें तो ये 30 BCE मतलब 30 BCE में इनकी जो स्थापना हुई थी। तो अगर आप क्रोनोलॉजी देखेंगे तो सबसे पहला आ जाएगा जो सबसे पुराने राजवंश थे वो थे जो है मौर्य। सेकेंड नंबर में आ जाएगा कांव 2 में, और 3rd नंबर में आपके आ जाएंगे कुषाण, और 4 नंबर पे आप आ जाएंगे गुप्त। ठीक है 4। तो ये क्रोनोलॉजी थी जो है राजवंशों की स्थापना की। तो सबसे प्राचीनतम हमारा ऑप्शन ए मौर्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि कौटिल्य / चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो कौटिल्य और जिसे चाणक्य के नाम से भी जानते थे वो किसके प्रधानमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार किनके संपर्क के बाद शुरू हुआ। फ्रेंड्स ये प्रश्न मार्केट में जितने भी अवेलेबल किताब है और जितने भी अवेलेबल मटेरियल हैं उन सभी प्रश्नों को निचोड़ के हम आपको एनटीपीसी टारगेट के लिए करवा रहे हैं। अगर आप जीएस के सारे क्वेश्चंस हमारे करके जाते हैं तो आपको एनटीपीसी ग्रुप डी में जीएस के प्रश्न हमारे वीडियो से देखने को बाहर नहीं मिलेंगे। सो भरोसा करें और सारे वीडियो को देख जाएं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर जाएं। 10,000 प्रश्न फ्रेंड्स कम नहीं होता है। 10,000 के माध्यम से हम करीब 15-20 हज़ार क्वेश्चन को कंप्लीट करवाएंगे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। इनसे बाहर आपको सवाल बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। सो वीडियो को सारे देख ले। आप प्लेलिस्ट जाएं, चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया गया है, वहाँ पे जाके सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि पश्चिमी भारत में खरोष्ठी लिपि का प्रचार किनके संपर्क के बाद हुआ था। खरोष्ठी लिपि का प्रचार जो है वो ईरानियों के संपर्क के बाद भारत में इसका प्रचार प्रसार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो चंद्रगुप्त का जो है शासन विस्तार हुआ था किसके बाद? नंद वंश के बाद हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य वंश का स्थापना। और चंद्रगुप्त का जो है शासन विस्तार करने में सबसे जो अहम भूमिका निभाई थी उस कौन थे? वो थे चाणक्य। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम समय किस धर्म में दीक्षा ली। तो चंद्रगुप्त जो है जीवन के अंतिम समय में ये जैन बन गए थे, जैन धर्म में इन्होंने दीक्षा लेना शुरू किया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो देखिए मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन्न नाम था। क्या था? पन्न नाम से मौर्य साम्राज्य में जो करेंसी चलती थी उसे पन्न बुलाया जाता, पन्न नाम से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि यूनानियों ने किसे अमित्रोचेडस कहा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अमित्रोचेडस के नाम से किसे संबोधित किया जाता था। तो देखिए बिंदुसार को अमित्रोचेडस के नाम से संबोधित किया जाता था। जरूर याद रखिएगा, बिंदुसार को अमित्रोचेडस के नाम से संबोधित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बिंदुसार ने किस संप्रदाय को आश्रय दिया था। तो बिंदुसार के समय में उनके शासनकाल में जो है वो अजीविक संप्रदाय को जो है आश्रय दिया गया था, अजीविक संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक के उत्तराधिकारी बने थे कुणाल। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विशाखा दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा गया था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो रट जाइए इसको कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे। ये थे विशाखा दत्त। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस शहर में अशोका के शिलालेख नहीं पाए जाते हैं। तो ये 4 शहर है, चारों में से आपको बताना है कि कौन से शहर में अशोक के शिलालेख नहीं मिलते हैं। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसके। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। और ये किसके समकालीन थे? तो आपको पता है यह समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो जो चाणक्य थे पहले धनानंद के जो है दरबार में थे, बाद में उनसे झगड़ा होता है और बाद में चंद्रगुप्त के ये दरबार में ये रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था। तो मौर्य काल के समय में सबसे जो है शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र जो था वो कौन था? राइट आंसर है तक्षशिला। कौन सा? तक्षशिला। ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो मेगास्थनीज जो है उनकी पुस्तक, उस पुस्तक का नाम क्या है। तो मेगास्थनीज के द्वारा मैंने शुरू में बताया आपको, उन्होंने इंडिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी मेगास्थनीज में। ये यूनानी राजदूत थे जो भारत आए थे और बाहर भारत के बहुत सारे चीज़ों के बारे में इन्होंने जो है इस पुस्तक में उन्होंने वर्णन किया है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के जो शिलालेख हमें प्राप्त होते हैं जगह जगह पे, उस वो कौन से भाषा में उन सब शिलालेखों को लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है प्राकृत भाषा में। कौन से भाषा में? प्राकृत भाषा में। अब याद रखिएगा ये भी बात कि जो मगध साम्राज्य, जितने भी उस समय के साम्राज्य थे, उस समय सबसे ज़्यादा प्रचलित जो भाषा हुआ करता था वो पाली हुआ करता था। पाली लोकल सबसे पॉपुलर भाषा था, लेकिन अशोक के जितना भी शिलालेख प्राप्त हुए वो सभी प्राकृत भाषा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त के द्वारा दक्कन में विजय प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? मेगास्थनीज जो कि यूनानी राजदूत थे और उन्होंने अपने बुक इंडिका में भारत को कुल कितने? तो कुल 7 समाज में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इस किताब में राजनीतिक नीतियों के बारे में जो है पहलू डाला गया है। वर्तमान में अर्थशास्त्र हम इकोनॉमिक्स समझते हैं, लेकिन आप जरूर याद रखिएगा, बहुत बार कन्फ्यूजन मैंने भी एक बार करा था कि अर्थशास्त्र में जो है आर्थिक चीज़ों के बारे में वर्णन नहीं किया गया है। एक्चुअली बुक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें राजनीतिक नीतियों के बारे में जो है वर्णन किया गया है। तो बहुत बार कन्फ्यूज करता है, जरूर याद रखिएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अपनी राजधानी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अमरोज अशोक जो शासक थे, महान अशोक, उनके साम्राज्य में कौन सा जो एरिया है वो इंक्लूड नहीं था? तो श्रीलंका उनके जो है क्षेत्र में इंक्लूड नहीं था। हालांकि यहाँ पे इन्होंने जो धर्म प्रचार के लिए लोगों को भेजा था, इसलिए श्रीलंका का नाम आता है, लेकिन श्रीलंका जो है इनके क्षेत्र में इंक्लूडेड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया गया था आजीविक सेक्ट के जो लोग होते थे उनके द्वारा। एक अलग धर्म का प्रकार था, इसमें अलग कुछ कुछ रूल एंड रेगुलेशन जो है हिंदू और सनातन धर्म से हटके थे। तो आजीविक सेक्ट के जो लोगों ने, उन्होंने बराबर की गुफाओं का जो है यूज़ किया था आश्रय गृह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो पश्चिम भारत तक जो है चंद्रगुप्त का जो है प्रसार फैला हुआ था, ये हमें कौन से पुस्तक से ये इसकी जानकारी मिलती है? तो देखिए रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हमें ये प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव किस तरीके से पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। याद रखिएगा, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो अशोक ने बहुत सारे स्तंभ खड़े करवाए थे, जिसमें से एक उस स्तंभ के बारे में पूछा जा रहा है जिसमें उन्होंने खुद को मगध का सम्राट बताया था। तो देखिए बाबरू स्तंभ में इन्होंने खुद को सम्राट घोषित किया था। याद रखिएगा कि बाबरू स्तंभ में अशोक ने जो है खुद को सम्राट बताया था। तो फ्रेंड्स, ये थे सुपर इंपॉर्टेंट वेरी वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ और भी एग्जामिनेशन है, उन सभी के एग्जामिनेशन के लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। चैनल में जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस जो है 10,000 क्वेश्चन को टारगेट करके जो बनाया जा रहा है, उसमें 5-6 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो को जाके जरूर देख ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।